कराची बार जिंदाबाद। एक जश्न बना रही है जो उनके लीडर्स को कहा गया है करप्ट भी है और झूठा भी है। जस्टिस यहाँ किस तरह चलते हैं, जज यहाँ कैसे जस्टिस चलाते हैं, इसलिए वो नहीं समझ सके। मैं कराची बार इसलिए आया था कि कराची बार पूरे पाकिस्तान का, क्योंकि सबसे बड़ा शहर है, उसका नुमाइंदा वकला अपनी जद्दोजहद कुर्बानियों के एतबार से रहा है। और मुझे खुशी हुई कि यहाँ मेरी मुलाकात सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर मोहतरम यासीन आज़ाद साहब से हो रही है। फिर महफूज यार खां का नाम तो वकला और हर तहरीक के हवाले से है। यासीन आज़ाद साहब जो अब आप माहिर कानून हैं, माशाल्लाह सब लोग हैं, इनके मैं सामने क्या सवाल करूं, लेकिन बराह रास्त सवाल इसके बारे में लोगों का ये ख्याल था जब मैं आप पारा में खड़ा था और मैंने पहले भी कहा कि कल नवाज शरीफ होगा या नहीं होगा। अक्सर ये राय थी कि नहीं होगा। ये जो 2 और 3 के फैसले आते हैं, हमारे यहाँ 5 और 3 के फैसले आते हैं, जजेस जो पूरी ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं, उसके बाद अगर भुट्टो साहब के केस में जैसे मैंने पहले कहा, 3 ने कहा कि फांसी नहीं दो, 5 ने कहा फांसी दो, भुट्टो साहब को 4 ने फांसी तो हो गई ना उनको। इख्तलाफी नोट से क्या हुआ? इस केस में भी यही लोग कहते हैं। भले अच्छे दानिशवराना कलमात हमारे जस्टिस खोसा साहब और जस्टिस उन्होंने गुलजार ने किए, लेकिन वो तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं ना यासीन आज़ाद साहब। देखिए, पहली बात यह है कि ये सेटल लॉ है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई जज साहिबान फुल बेंच या बैठती है, फैसले देती है, तो मेजॉरिटी का फैसला प्रिवेल करता है, माइनॉरिटी का फैसला प्रिवेल नहीं करता। नंबर 2, विद ग्रेट रिस्पेक्ट टू द जजेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आर्टिकल 184(3) में जब आप सो मोटो एक्शन लेते हैं या कोई पिटीशन फाइल की जाती है, उसमें अगर आप डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आइन का वो हिस्सा आपको हर हालत में कंसिडर करना पड़ेगा जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, किसी और का नहीं है। ज़्यादा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान ने आर्डर दिया है, अभी जजमेंट फाइनल नहीं है, सारी की सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और जो जॉइंट कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर फाइनली ये डिसाइड करना है कि क्या जो ऑब्जर्वेशन 2 जज साहिबान का है या जो 3 जज साहिबान का जजमेंट है उसमें से कौन सा एप्लीकेबल होगा। फाइनली जजमेंट अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देना है। सादा वाले लोग को समझते हैं ना, लेकिन जिधर भुट्टो चले जी फ्यूडल था करप्ट नहीं था, मियाँ साहब के बारे में एक परसेप्शन है, था नहीं था, साल भर गुजारने के बावजूद और एक सुप्रीम कोर्ट का जज का जब ये भी आ गया ऑब्जर्वेशन कि ये फैसला सदियों याद रखा जाएगा, क्या ये फैसला ऐसा सदियों है कि आपने साल भर के बाद एक और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो कहते हैं जिसमें से 6 में से 4 वज़ारत दाखिला के मातहत होंगे, फिर सॉरी टू से आपके मुमताज़ माहिर कानून चौधरी एतराज़ हसन ने तो एक और उससे बड़ा, आपने देखा कितना बड़ा हंगामा पिंडी आप पारा में मचा हुआ है, उन्होंने रिश्तेदारी दे दी, जबकि लोग कहते हैं जी फौज में रिश्तेदारी नहीं होती, तो जॉइंट लोग मुस्तरद कर दी पीपल्स पार्टी ने। यानी सुप्रीम कोर्ट थैंक्स गॉड के तमाम पार्टियां एतमाद कर रही थी, लेकिन खुद इस जॉइंट JIT बनाने के बाद कंट्रोवर्शियल हो गई है। मैं भी आप पूछता हूँ, चलिए एक मिनट में पूछ लेता हूँ, आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ये करना था कि जॉइंट ये बना देती JIT के लिए तो नवाज शरीफ खुद भी कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम JIT के लिए कोई बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था जी प्रॉपर इस पिटीशन सुनेंगे, इस पर जो एज पर लॉ फैसला देंगे। आप क्या कहते हैं? मेरा कहना ये है कि 184 आर्टिकल सब आर्टिकल 3 के तहत अगर इन्होंने JIT बनानी थी तो JIT से बेहतर था जुडिशियल कमीशन बना था जिसमें कास्ट एग्जामिन भी किया जाता, सच को सच झूठ को झूठ किया जाता है। यहाँ पे फिर थोड़ी सी डिफिशिएंसी छोड़ दी है JIT में, वहाँ पे कास्ट एग्जामिन नहीं होगा, JIT की एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के सामने कोई वैल्यू नहीं होगी। आप क्या कहते हैं? आई थिंक JIT की वैल्यू है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के सामने, वो आज़ादाना जो फैसला होगा वो देगी। वज़ीर आज़म जाएगा FIA के अफसर के पास, ये JIT उनकी बताइए, आप क्या कहते हैं? जो वज़ीर आज़म के अंडर महकमे काम करते हैं, मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला नहीं देंगे वो। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोग खुश हुए? शवाबदीद में जो था उन्होंने फैसला दे दिया, अब अल्लाह मालिक। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके मुताबिक हुआ? बिल्कुल बिल्कुल अवाम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है ना बिल्कुल क्लियर है, क्लियर पोजीशन। हाँ खान साहब, आप तो बिल्कुल साफ बात कहिए कि पार्टी वार्टी छोड़ दे, भाई भाई की। ये जो है ये विन विन है, मतलब विन विन नहीं होता, हार होती है या जीत होती है। वही सुन लें, ये
یہ اسی لیے یاد رکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ جس قسم کے ریمارکس دے رہے تھے قوم کو ویسے ہی فیصلہ چاہیے تھا. جج کم بولے لکھے اچھا. اب یہ جو 60 دن میں جو JIT کا فیصلہ آئے گا اس میں بھی مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی ہے. اس میں پرولونگ ہوتے رہیں گے معاملات اور کوئی فیصلہ نہیں آئے گا. اس وقت تک مسلم لیگ اپنی کوئی اسٹریٹجی بنا لے گی اور اپنا کھیل کھیل کر اس ملک میں دوبارہ تماشا شروع کر دے گی. اچھا کیا چلے اب یہ جو آپ نے رائے سنی اس رائے کی روشنی میں کیا کرتے ہیں؟ خاص طور پر دونوں نے مٹھائیاں تقسیم کی. میں بالکل کلیئر کر دوں, سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے یا کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ عوامی جذبات اور احساسات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا, وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. تو پھر کیوں بھٹو کیس کا فیصلہ آج تک نہیں کرتے؟ اس میں تو پھانسی ہوئی, لوگ کہہ رہے تھے بے گناہ ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو آج تک آپ کوٹ کرتے ہیں 40 سال میں؟ یہ تو عوامی خواہشات کا نمائندہ نہ ہوا نا. میں اپنا پوائنٹ اب جو آرٹیکل 184(3) ہے اس کے مطابق جو فیصلہ کیا گیا ہے, یہاں ایگریو پارٹی کو رائٹ آف اپیل نہیں دیا گیا. لہٰذا سپریم کورٹ کا جو 3 ججز کا آرڈر ہے, میں آرڈر بات کر رہا ہوں, میں ججمنٹ نہیں کر الفاظ کر رہا ہوں, ججمنٹ فائنلی 60 دن کے بعد آنا ہے. لہٰذا وہ جو آرڈر ہے وہ 3 ججز کا ججمنٹ پریویل کرے گا, وہی آگے بڑھے گا. فائنلی جو ہماری جوائنٹ کمیٹی بنی ہے اس کی فائنڈنگ کا جو رپورٹ آئے گی اس کی صورت میں پھر آنریبل سپریم کورٹ نے بیٹھنا ہے اور فائنلی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. سوری ٹو سے, اس فیصلے کے بعد کیا سپریم کورٹ کا جو وقار تھا ان 5 ججوں کا, ویسے تو آپ لوگ جو انہوں نے بڑی ماشاءاللہ چودھری کورٹوں کی تعریف کی, اب کون, مجھے تو بہت کم ملتے ہیں جو چودھری کورٹوں کے بارے میں اتنے بڑے بڑے آپ کے چودھری اعتزاز اور آسمہ بی بی آپ کی قائد اور سب, اب کیا کہتے ہیں, کیا ان 5 ججوں کا اس کورٹ کے فیصلے کے بعد وقار بڑھا ہے یا ان کے آگے سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے؟ جناب ایک لائن میں جواب دیجیے. نہیں ہے, سوالیہ نشان ہی کھڑا ہوا ہے. ملک کی خوشحالی ہے, ترقی ہے بھائی, کوئی بول نہیں سکتا. یہ لوگ نہیں سر اصل میں اس کی ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں. جب یہ واضح آئے گا, ججمنٹ آئے گی تو سر کلیئر ہو جائے گا. ججمنٹ ابھی تک جو ڈیسیجن ہے بولنے والا تھا, کوئی وکیل بولنے والا تھا, جو آج وہ بول رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو بھی ہو, نواز شریف زندہ باد. اس فیصلے کے بعد ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی, ملک کے اندر خوشحالی آئے گی. ملک جب ترقی کرے گا تو عوام خوشحال ہوں گی, عوام خوشحال ہوگی تو ملک ترقی کرے گا. جب 3 ججوں نے ان کے اس آرڈر کے تحت 3 ججوں نے فیصلے کے مطابق انہوں نے موجودہ وقت کی حکومت کے جو ان کو کیا کہتے ہیں ان کو بینیفٹ دیا ہے, 2 ججوں نے ان کی رائے کے مکی. لہٰذا جمہوری روایت کے مطابق ان 3 ججوں کے فیصلے کو ہم متفقہ طور پر مانتے ہیں اور ان کی بالادستی کو. ایک آخری کنکلوڈنگ کویشچن, 5 بیٹھتے ہیں اور 5 بہت بڑے جج ہوتے ہیں, کسی شخص کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ شریف ہے یا بدماش ہے, یہ کرپٹ ہے یا کرپٹ نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 جج بڑے یقین سے یہ کہیں کہ نہ صرف یہ کرپٹ ہے, نہ صرف وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں گاڈ فادر کو کوٹ کر کے کہا انہوں نے اپنے ہمارے کھوسا صاحب نے کہ جناب جہاں پیسوں کا ذخیرہ ہوگا وہاں جرائم موجود ہوں گے, پھر انہوں نے نااہل کیا کیا نہیں قرار دے دیا. اور 3 جج یہ سب مانتے ہوئے خاموش ہوتے ہیں. جج کی کرسی پہ بیٹھ کے 5 ججوں کو مطلب یہ کہ ماشاءاللہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک فیصلہ کرتے نا, اگر اس لیول پر بھی اگر فیصلے تقسیم ہو کر آئیں تو لوگ یہ سمجھیں گے ماضی میں جس طرح یہ کہ اس کو لٹکایا رکھا جائے, عام آدمی تو ایک فیصلہ سننا چاہ رہا تھا, اس سے کیا اختلافی فیصلوں سے کیا فائدہ. آرٹیکل 162 اور 63 جو آئین کا حصہ ہے یہ بلیک میلنگ کا سب سے بڑا آرٹیکل ہے میرے نزدیک, اس کو ریویزٹ. صادق امین 5 نے کہا نہیں ہے, اس کے باوجود اگر صادق امین نہیں کہا تو پرائم منسٹر موجود کس لاء کے تحت ہے, کوئی آرٹیکل کہتا ہے کہیں بھی 62 63 پہ پورا نہیں اترتا ہے. مختصر بات یہ, 2 ججوں نے یہ کہہ دیا کہ 62 63 میں نہیں آتا, 3 نے کہا مزید تلاشی لی جائے. بات یہ ہے ساری. خاتون رائے سے پوچھ لیتے. تھینک یو. دیکھیں اتنی سارے لوگوں نے رائے دے دی ہے, لیکن آپ شاید منوانے کے لیے تیار ہے کہ نااہل ہے یا نہیں. دیکھیں آپ نے ایک ہی چیز پہ زور دے رہے کہ امین ہے یا نہیں, آرڈر آ چکا ہے یا نہیں آ چکا. مطلب میرے خیال سے اتنا جو میڈیا ٹائل ہوتا ہے اتنا نہیں ہونا چاہیے. تو صدیوں یاد رکھا جائے گا یہ فیصلہ. نہیں یہ بالکل سر بالکل صدیوں یاد اسی حساب سے رکھا جائے گا کہ واقعی سپریم کورٹ نے
दोनों साइड को बहुत खुश कर दिया। आप लोगों ने खुद ही दिखाया कि सब ने दोनों ने उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ये जो इख्तलाफी फैसले होते हैं, मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ, और मैं अभी पहले भी दोहरा रहा था, इख्तलाफी फैसले थे। मसलन महफूज यारा के बारे में 3 जज ने तो कहा ये मुर्दाबाद पाकिस्तान के नारा लगा रहा था, उसमें 2 ने ये कहा और 3 ने वो कहा कि नहीं ये जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। पता ये चला कि 3 ने इसको तो अंदर कर दिया। इसको क्या फ़ायदा है इख्तलाफी नोट से? जजेस लेवल पर, इस हाई प्रोफाइल लेवल पर इस तरह के, और वो भी मैंने कहा ना कि टॉप के जजेस जब इख्तलाफी फैसला दें, मैं भुट्टो साहब की मिसाल देता हूँ, जस्टिस दोराब पटेल का और जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम का और जस्टिस अब्दुल हफीज मेमन का नाम तो मुझे पता है, अनवर लक्का के चीफ जस्टिस से, बाकी 4 का नहीं पता। तो भुट्टो को तो फांसी हो गई, इस इख्तलाफी फैसले से क्या हुआ? इस केस में भी सुर्खियाँ ये जमी, मियाँ साहब बच गए। लेकिन सर ये भी तो कहा गया कि बच्चा जो है वो 2 में फेल हो गया है, 3 में कंपार्टमेंट आई है। जुमला अच्छा है, लेकिन इसका फर्क क्या पड़ा? बात तो यह कि साहब यहाँ तो सारे जुमले हैं, मतलब फर्क तो ये हो कि भुट्टो साहब गए, इनका भी यही हाल होगा कि ये भी रहेंगे और जीत भी जाएंगे और बस पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा। आप क्या कहते हैं? जो ये इख्तलाफी इस तरह के जो फैसले आते हैं, मतलब क्यों इख्तलाफी फैसले? इस लेवल पे तो एक फैसले आने चाहिए, और 6 माह लगा देते। एक्चुअली तमाम जजेस की अपनी अपनी राय होती है कि वो किस तरह से किसी केस को जज करते हैं, और उन्हें खाली केस को नहीं लेकर चलना होता। बड़े मामलात के अंदर जो है उन्हें पूरे मामलात को दीगर कंट्री को भी देखना पड़ता है कि किस तरह के मामलात हैं, हमारी रेपो कैसे बाहर जाएगी, क्या मामलात अभी चल रहे हैं, मुल्क में क्या पोजीशन चल रही है, पॉलिटिकल बिल्कुल अब एंड के ऊपर चल रहा है सारा मामला। नहीं, लेकिन अगर इस लेवल पर करप्शन हो रही है, बच्चियों का नाम आ रहा है, और आना भी नहीं चाहिए, अगर खुदा न करे उन्होंने नहीं करा है, कतरी शहजादों के लेटर आ रहे हैं, क्या ये बदनामी सारे मुल्क में नहीं हुई? कतरी शहजादे का खत आना, उसमें 20 करोड़ से यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ ले जाना, फ्लैट बनवाना, क्या इससे मुल्क की बदनामी नहीं हुई? भाई एक जुमला मैं कह रहा हूँ कि कल का जो फ्रॉड और चीटर था वो आज का फिलैंथ्रोपिस्ट है। आप किसी एक आदमी को सामने रख लीजिए, उसका माजी देख लीजिए, और फिर देखिए आज उसके पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लोग नाराज हो जाएंगे, यही देखिए इन फैसलों का, इस फैसले का भी वही असर होगा जो दूध के फैसले का हुआ, जो शक्कर के फैसले का हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने किए थे ना। वो फैसला वो होता है पॉपुलर जो अवाम एक्सेप्ट करें, अवाम के एक्सेप्टेंस। अब कानून जो है वो जज को मजबूर करता है, उसके सामने जो शहादत है, ये कतरी खत एक नहीं 50 और आ जाएंगे। इसीलिए आप ये देखिए कि आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आई, और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ पे नहीं, आप इमरान खान को देखिए, आप चौधरी शुजात को देखिए, आप और लोगों को देखिए, आप मुख्तलिफ और जो सरमायादार हैं उनकी जमातों में, बाबर गौरी का भी कुछ लोग कहते हैं। बाबर नहीं, बार सुन लेना आप, अगर चोर की वकालत डाकू करे या चोर के लिए डाकू चीखे तो कौन तस्लीम करेगा?
कराची बार जिंदाबाद। एक जश्न बना रही है जो उनके लीडर्स को कहा गया है करप्ट भी है और झूठा भी है। जस्टिस यहाँ किस तरह चलते हैं, जज यहाँ कैसे जस्टिस चलाते हैं, इसलिए वो नहीं समझ सके। मैं यहाँ से नीचे से गुजरता हुआ अपने कराची बार के सदर नईम कुरैशी का नाम हमारे कराची बार के साथ लाल मलूम हो गया है। ये नहीं है हारते हैं तब भी आ जाते हैं, ये वाले लोग छोड़ के मैदान भाग जाते हैं। नईम भाई कभी पीछे नहीं हटे। नईम कुरैशी साहब, जो फैसला आया साल भर से लोगों की नज़रें उस पर थीं, और क्योंकि आप माशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले के बाद ये कहा कि वो वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो जाएं, आपके बार की कौंसिल को इजलास हुआ, कोई फैसला हुआ? देखें, अभी हमने जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर को कराची बार में कल इनवाइट किया है, कराची बार में कल वो खिताब करेंगे, और हमने अपनी कराची बार, सिंध बार कौंसिल, हाई कोर्ट बार और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार का एक मुश्तरका इजलास हमने हफ्ते को कराची बार में ही रखा है। रशीद रिजवी साहब सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं, शहाब सरकी हमारे हाई कोर्ट के सदर हैं, और मेम्बरान बार कौंसिल और कराची बार एसोसिएशन मिलकर मुश्तरका लाहेमल सैटरडे को डिसाइड करें। पाकिस्तान बार कौंसिल ने नाराजगी का इजहार किया है लाहौर हाई कोर्ट के। पाकिस्तान बार कौंसिल का जहाँ तक ताल्लुक है वो 12 और 11 का वो है, 11 हमारे साथ हैं, 12 उनके साथ है, एक वोट का झगड़ा है, लेकिन रशीद रिजवी साहब के साथ 11 वोटर्स पाकिस्तान बार कौंसिल के। अभी इलेक्शन लास्ट वीक जो हुआ है 11 उनके साथ है, 12 उनके साथ हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि पाकिस्तान बार कौंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट बार हो, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिन 2 जजेस ने बरमला इज़हार किया है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, बाकी 3 जजेस ने भी कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं दिए, मिठाइयाँ बांटने के रिमार्क्स बाकी 3 जजेस ने भी दिए, लेकिन होना ये चाहिए अखलाकी तौर पर उनको मुस्तफ़ा होना चाहिए। लेकिन अगर ये चार्ज के बगैर, जहाँ तक ताल्लुक है, बगैर चार्ज के उनको डिस्क्वालीफाई करवा दी जाए, उनको रेमेडी ना दी जाए, वो भी एक ज़्यादती होगी। हम कल जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने जो रेजोल्यूशन पास किया है, उस रेजोल्यूशन के तहत लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर चौधरी जुल्फ़कार साहब को कराची बार में इनवाइट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो डिस्कशन होगी बार कौंसिल के मेम्बरान से भी, और उसके बाद जो तमाम लोग जो हैं हमारे वेलविशर हैं, कराची बार में भी हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, सिंध बार कौंसिल में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में। नईम साहब, आप ये मुझे बताएं ना कि आम तौर पर जो इतने हाई प्रोफाइल केसेस हों, साल भर लोग इंतज़ार करें, ऐसे में इस पाए के जज हजरात अगर इख्तलाफी फैसले देंगे, मसलन खोसा साहब की बड़ी इज्जत है और हमारे दूसरे जज साकिब के भी, जलसर गुजार की भी है, तो वो तो फिर इसके माने लोगों को कंफ्यूज होंगे, सच किसे समझे, यानी जजों के बारे में भी 2 आराएं होंगी ना, ये सच सच्चे थे, वो सच सच्चे नहीं थे। आप पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर भी हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के सदर भी हैं, ये जो इस पे ज्यादा तबसरा बेहतर तौर पे सरदार अतीक साहब, तो हमारे सरदार अतीक साहब ये आए हुए थे, मेरे ख्याल है पनामा के हवाले से यासीन आजाद साहब को ले, मैं आपके साथ कंटिन्यू मुजाहिद भाई एक मेंबर का इंटरव्यू दिलवाऊंगा। आप तो इससे दूर है कश्मीर वाले, क्या सवाल क्या फरमा रहे हैं आप? क्या आम आदमी मुतमईन हुआ? देखिए, ऐसे है कि डॉक्टर्स के बारे में एक अमेरिकन दानिश्वर का कॉल है कि द ड्यूटी ऑफ ए गुड डॉक्टर इज़ नॉट टू प्रोलॉन्ग द एक्ट ऑफ डिजीज़, इज़ टू प्रोलॉन्ग द एक्ट ऑफ लाइफ। कि अच्छे डॉक्टर की तारीफ यह है कि वो बीमारी को लंबा ना करे, सेहत को लंबा करे। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इदारों के एहतराम का जो तकाजा है वो ये है कि लोगों का इदारों पर एतमाद बढ़ना चाहिए और उनसे उम्मीदें बढ़नी चाहिए। इस फैसले के बाद उम्मीदें और एतमाद बढ़ा या मुझसे पूछते हैं? सारा मुल्क आपको बता रहा है, सारा मुल्क आपको बता रहा है। कम से कम मैं समझता हूँ कि देखिए, मैं एक और बात कर रहा हूँ, कोई सियासी बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल लीगल बात कर रहा हूँ कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, सारे जजेस हैं, वो फर्ज करें जैसे एजाज अफजल ने जो लिखा है, वो सारा फैसला एक तरफ है, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जज बड़े काबिल एहतराम है, ये सारा फैसला एक तरफ है और आखिर में जीआईटी का जिक्र एक तरफ है। सारा फैसला एक और तरफ जा रहा है और जीआईटी की बात एक और तरफ जा रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इदारों को अपने एहतराम के तकाजे पूरे करने चाहिए, नंबर 1, और लोगों को इदारों से मायूस नहीं होने देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि किसी आम आदमी को
उम्मीद बंदी रहनी चाहिए कि अगर मुझसे कोई ज्यादती होगी तो कुरैशी साहब पूरी करेंगे। एक बड़ा इदारा छोटे अफराद पर, एक JIT बनाए इदारों पर करे कि वो इन्वेस्टिगेट करे, तो लोग पूछेंगे आपने साल भर टाइम क्यों ज़ाया किया है? फिर मैं और बात कहता हूँ, मैं इसी इदारे की बात करता हूँ, आपकी मेरी बात नहीं करता। इसी इदारे ने इस्लामाबाद के एक सेशन जज के मामले में कहा कि मातहत अफसर से तहकीक नहीं करवाई जा सकती, उसका केस हाई कोर्ट से करवाया जाए, उससे सीनियर से करवाया जाए। यानी जो आदमी 5 किलो वजन नहीं उठा सकता, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 किलो सोना उसके कंधे पर मत ला दें। ये सुप्रीम कोर्ट 2-4 महीने पहले कह चुकी है कि रावला कोर्ट का सेशन जज का मामला और सिविल जज का मामला, सेशन जज का जूनियर अदालत इन्वेस्टिगेट नहीं करे बल्कि हाई कोर्ट में जाए, इसलिए कि मातहत अफसर बड़े आदमी की तहकीक नहीं कर सकता। ये दुनिया में कोई रवाई नहीं है। ये कोई हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का ज़माना तो नहीं है ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बात की जिम्मेदारी जो है वो बड़े इदारों को बड़ी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मैंने एक बार सवाल किया और माशाल्लाह मुजाहिद अव्वल सरदार कयूम ने थाने जेल काटी, जमानतें नहीं होती थी, वकील नहीं मिलता था, बड़ी बड़ी काटी। आज सरदार रफीक को ये केस जाए इनका कि कश्मीर के हवाले से आज जो कुछ इन्होंने कहा है, तो 3-2 का फैसला है। 2 कहें जनाब इन्होंने गद्दारी के मुतरकिफ हुए और गद्दारी के मुतरकिफ नहीं हुए और इन्हें बरी कर दिया जाए बल्कि एजा दिया है। 3 कहें गद्दारी के मुर्तकिब हुए, इन्हें 14 साल कैद में डाला जाए। आपको लोग मिठाइयाँ खिला रहे हैं साहब, देखिए 2 जजों ने कितना अच्छा फैसला किया है, खुश होना चाहिए आपको। भाई आपको तो 14 साल जेल गए आप। मुजाहिद साहब सोशल मीडिया को काउंट और चेक करने का उसका बाद देखिए, अगर ये फैसला आएगा तो आप मिठाई खाएंगे 2 जजों के फैसलों की, या कहेंगे भाई ये क्या हो गया, 3 जजों ने फैसला दिया है, इख्तिलाफी नोट। नहीं लोग आम जितनी मिठाई आइसलैंड के वजीर आजम ने खाई है उतनी खानी चाहिए। ये बताएं। हमारा कहना यह है कि जो JIT है वजीर आजम के मातहत होगी तो इंसाफ की तवक्का नहीं है, और ये काबिल शर्म है कि उसी JIT को हेड वजीर आजम करें तो इंसाफ की तवक्का नहीं है। मेरा सवाल बुनियादी ये है कि आदमी जिसको 14 साल कैद व मशक्कत या सजाए मौत हो गई, 2 जजों की मिठाई खिलाई जा रही है कि कितना अच्छा फैसला किया खोसा साहब ने दानिशवराना, उसको क्या फ़ायदा हुआ उससे, ये मुझे बताइए। इख्तलाफी नोट ने अगर मियाँ साहब को कहा कि जनाब इसके बारे में मज़ीद तहकीकात होगी, तो लोगों को क्या, लोग तो चाह रहे थे या तो हैं ये नहीं है। मेजॉरिटी का फैसला हमेशा प्रिवेल करता है, माइनॉरिटी का नहीं करता, ये ला है, कानून है। इसीलिए अगर मेजॉरिटी का फैसला होता तो आप 38 साल से भुट्टो के फैसले को नहीं कोर्ट करते। जुडिशियल मर्डर है वो तो, भुट्टो के फैसले को फिर क्यों 38 साल से नहीं मानते? कराची बार जिंदाबाद।
एक जश्न बना रही है कि उनके लीडर्स को कहा गया है करप्ट भी है और झूठा भी है। जस्टिस यहाँ किस तरह चलते हैं, जज यहाँ कैसे जस्टिस चलाते हैं, इसलिए वो नहीं समझ सके। हमारे महफूज यार खां हुए या राना सफदर हुए, इन्होंने 70 की दहाई 80 की दहाई थाना कचहरियाँ जमानतें नहीं होती थी, वकील नहीं मिलते थे, घर बर्बाद कर दिए। अब तो माशाल्लाह सहाफ़ी हम लोग भी बड़े माशाल्लाह और वकील भी और जजेज हजरात भी सबों ने बड़ी तकलीफ। मैं इन लोगों से ये सवाल कर रहा था राना सफदर अली खां, क्योंकि आपकी अवाम में ज़िंदगी है, इस फैसले को दो टोक बताइएगा। मजमूई तौर पर लोग कहते हैं कि जजेज ऐसा फैसला दें, अव्वल तो इंसाफ कि उससे मुतमईन हो, इस फैसले के बाद लोग मुतमईन हुए? मैं बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा क्योंकि टाइम आपके पास भी कम ही होगा और आप भी क्लिप ही चढ़ाएंगे। एक शेर में मेरी तमाम राय आपके सामने होगी। बने हैं अहले हविस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे अपना वकील करें, किसे मुंसफी चाहें। अब साहिब इंसाफ है खुद तालिब इंसाफ। बीबी आप माशाल्लाह आपने सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सुना, तो आपके ख्याल में आप इर्द गिर्द जो लोग होंगे सुनने के फौरन बाद वो खुश हुए कि जिंदाबाद सुप्रीम कोर्ट वो कहते? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। सर ये तो साफ पता चल रहा है कि अभी 2018 तक वो बैठे रहेंगे। इसमें क्या हुआ इस सब जानते हैं, अंदर की क्या बातें हैं मैं बोल नहीं सकती। मेरे सीनियर हजरात ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला होगा, तो इसलिए बस मैं इतना ही बोलूँगी, ये फैसला सही नहीं हुआ। अवाम इससे मुतमईन नहीं हुए, ये सदियों याद नहीं रखा जाएगा। सर ये गलत फैसले की हैसियत से सदियों याद रखा जाएगा। आपके ख्याल में ऐसे हाई प्रोफाइल केसों में चाहे 1 साल और लगते, इख्तलाफी फैसले आने थे? मैं बार बार हवाला दे रहा हूँ कि इख्तलाफी फैसले से क्या होता है अगर पता चला कि उसको बाद में 14 साल कैद हो गई, भुट्टो को फांसी हो गई। इस इख्तलाफी फैसले में अगर मियाँ साहब नहीं गए और बड़े अच्छे माशाल्लाह खोसा साहब या जस्टिस गुलजार ने बयान दिए, ऐसे फैसलों में मुत्तफ़िक़ा फैसले
कराची बार जिंदाबाद। एक जश्न बना रही है कि उनके लीडर्स को कहा गया है करप्ट भी है और झूठा भी है। जस्टिस यहाँ किस तरह चलते हैं, जज यहाँ कैसे जस्टिस चलाते हैं, इसलिए वो नहीं समझ सके। हमारे महफूज यार खां हुए या राना सफदर हुए, इन्होंने 70 की दहाई 80 की दहाई थाना कचहरियाँ जमानतें नहीं होती थी, वकील नहीं मिलते थे, घर बार बात कर दिए। अब तो माशाल्लाह सहाफ़ी हम लोग भी बड़े माशाल्लाह और वकील भी और जजेज हजरात भी सबों ने बड़ी तकी। मैं इन लोगों से ये सवाल कर रहा था राना सफदर अली खां, क्योंकि आपकी आवाम में ज़िंदगी है, इस फैसले को दो टोक बताइएगा। मजमूई तौर पर लोग कहते हैं कि जजेज ऐसा फैसला दें, अव्वल तो इंसाफ कि उससे मुतमईन हो, इस फैसले के बाद लोग मुतमईन हुए? मैं बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा क्योंकि टाइम आपके पास भी कम ही होगा और आप भी क्लिप ही चढ़ाएंगे। एक शेर में मेरी तमाम राय आपके सामने होगी। बने हैं अहले हविस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे अपना वकील करें, किसे मुंसफी चाहें। अब साहिब इंसाफ है खुद तालिब इंसाफ। बीबी आप माशाल्लाह आपने सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सुना, तो आपके ख्याल में आप इर्द गिर्द जो लोग होंगे सुनने के फौरन बाद वो खुश हुए कि जिंदाबाद सुप्रीम कोर्ट, वो कहते? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। सर ये तो साफ पता चल रहा है कि अभी 2018 तक वो बैठे रहेंगे। इसमें क्या हुआ इस सब जानते हैं, अंदर की क्या बातें हैं मैं बोल नहीं सकती। मेरे सीनियर हजरात ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला होगा, तो इसलिए बस मैं इतना ही बोलूँगी, ये फैसला सही नहीं हुआ। अवाम इससे मुतमईन नहीं हुए, ये सदियों याद नहीं रखा जाएगा। सर ये गलत फैसले की हैसियत से सदियों याद रखा जाएगा। आपके ख्याल में ऐसे हाई प्रोफाइल केसों में चाहे 1 साल और लगते, इख्तलाफी फैसले आने थे? मैं बार बार हवाला दे रहा हूँ कि इख्तलाफी फैसले से क्या होता है अगर पता चला कि उसको बाद में 14 साल कैद हो गई, भुट्टो को फांसी हो गई। इस इख्तलाफी फैसले में अगर मियाँ साहब नहीं गए, और बड़े अच्छे माशाल्लाह खोसा साहब या जस्टिस गुलजार ने बयान दिए, ऐसे फैसलों में मुत्तफ़िक़ा फैसले नहीं आने चाहिए, इधर या उधर? बिल्कुल आने चाहिए सर, इधर या उधर। बिल्कुल देखिए बड़े बड़े फैसलों में मजीद लगाते हैं। मैं आप लोगों को माशा देख रहा हूँ कि इससे हमें क्या इंजॉय करने की जरूरत पड़ेगा? क्या आपका मुजरिम खड़ा हुआ है और उसको कह रहे हैं कि इसको सजाए मौत दो, 2 कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं नहीं मत सजाए मौत दो। भाई इसको तो सजाए मौत हो गई, उससे क्या हुआ? वो अगर इख्तिलाफी नोट, सुप्रीम कोर्ट का तो हाल ये है कि जो फांसी चढ़ गए वो अब बरी हो रहे हैं। तो इतना तो हमें शऊर हमारे वकला को, हमारे एजुकेटेड रिकॉर्ड्स को होना चाहिए कि आम आदमी जो हर्ट हो रहा है उससे अदलिया का वक़ार ख़राब हो रहा है। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी होगी तो सब बराबर होंगे, वरना गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा, अमीर के लिए सारे। और एक आखिरी सवाल मैं और कर लूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जनाब हम फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट को अगर JIT ही बनानी थी, और JIT में जो लोग हैं माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह, कोई FIA का अफसर, कोई नैब का अफसर, कोई तीसरे कोई स्टेट बैंक का गवर्नर, चौथे बहरहाल DGISI नहीं, उनका भी नामजद करदा एक नुमाइंदा, उन पर भी सवाल उठाए, फिर फौज उसका भी एक नुमाइंदा। तो जब क्या ये 5-6 जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों से ज़्यादा बाला तर थे? जब और इन्होंने कहा था हम इन्वेस्टिगेशन करके फैसला देंगे, एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन ने, क्या सॉरी टू से मैं तो यहाँ खड़े होकर तो ज़्यादा नहीं करना चाहता, इतने आला पाए के जजों को जो जुडिशरी बहाल हुई थी उस पर खुद सवालिया निशान नहीं खड़ा कर दिया? बिल्कुल सर, जितने जो इख्तियार इनको हासिल हैं जजिस को, ये इन लोगों को नहीं, क्योंकि वो तो मातहत हैं। जजिस हमारी अदलिया सबसे आला है और वो फैसला करने के काबिल थे और मुत्तफ़िक़ा राय से फैसला होना चाहिए था। FIA और ये जो आए हैं ये तो मातहत हैं उन लोगों के, ये कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सर कोर्ट शहादत के बगैर फैसला नहीं दे सकती, और कानून शहादत के असूलों के मुताबिक जो एविडेंस बिफोर कोर्ट लाया जाता है, जब वो कानून शहादत के तराजू पे पूरा नहीं उतरता तो कोर्ट ऐसे किसी के ख्वाहिश के मुताबिक तो फैसला नहीं दे सकता। बता दूं क्योंकि जा रहा हूँ, ऐसा तौहीन वहीन होता है। अच्छा कोर्ट का फैसला आ जाए तो उस पर गुफ्तगू हो सकती है, कोई तौहीन वहीन नहीं होती ना भाई, ठीक है। फिर ये वकील खड़े हुए ना, ये लोग खड़े होंगे। हमारे दोस्त कह रहे थे कि अगर लोगों का एतमाद उठ गया तो लोग कानून अपने हाथों में लेंगे, और आज कुरैशी साहब आ गए हैं। मैं अभी इसका जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन लोगों ने कानून हाथ में लिया।
72 घंटे तक खुद मेरे दोस्त हैं, बड़े अजीज हैं मुझे, इमरान खान उस गांव नहीं जा सके जिस बच्चे की शहादत हुई। मस्जिदों से ऐलान होता रहा इसकी नमाज नहीं पढ़ो, उस कौम पे क्या गुजरी। ये खुद ही लोगों ने फैसला कर लिया कि इसने तौहीन अदालत करी, इसको कटहरे में खड़ा करो, इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करो, इसकी लाश को जलाओ, इसको दफनाओ भी न। ये नौबत इसलिए आ रही है कि मैं कराची बार जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी, जिसने बड़ी जद्दोजहद और कुर्बानियाँ दी हैं, वहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि इस तरह के इख्तलाफी फैसले या इस तरह के पाए के जजों के जब ये फैसले आएंगे, मैं सॉरी टू से कोई तौलेदाद नहीं कर रहा, तो लोगों में इबहाम खड़ा होगा। कुरैशी साहब। मुजाहिद भाई, बड़ी तफसील से मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी। सबसे पहले तो ये बता दूं, कराची बार एसोसिएशन का रोल जो है 1947 के बाद से आज तक कभी किसी डिक्टेटर को कराची बार में इनवाइट नहीं किया गया। हमेशा लूली जमहूरियत को हमने पज़राई देने के लिए कोशिशें की। हम कभी भी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी रहे, लेकिन डिक्टेटर का पार्ट नहीं रहे। जहाँ तक इख्तलाफी फैसले का ताल्लुक़ है और जहाँ तक उस बेगुनाह पेशावर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म का ताल्लुक़ है, हमने हमेशा कंडेम किया। हमारा रेजोल्यूशन मौजूद है जो मर्दान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के साथ हुआ, बर्बरियत थी, दहशतगर्दी थी, उसको अच्छा नहीं समझा गया। कहीं भी पाकिस्तानी कौम ने उसको अच्छा नहीं समझा। जहाँ तक ताल्लुक़ है इख्तलाफी फैसलों का, उस पर महबम है, उस पर हमने बहुत सारे कमेंट्स हैं, रिजर्वेशन है। इंशाल्लाह कल लाहौर बार के प्रेसिडेंट, लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट कराची तशरीफ ला रहे हैं, चौधरी जुल्फ़ाकार साहब। तो सिंध हाई कोर्ट, कराची बार, सिंध बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट एक मुश्तरका बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसमें हम आइंदा हिकमत अमली और लाएमल बताएंगे। लेकिन आपके ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट का जो ऐलान था वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था? लोग ये कहेंगे ना कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों। अगर बारें और बेंचें, हम भी इस बात की तायीद करते हैं कि अखलाकी तौर पर उनको मुस्तफ़े हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में अखलाकियत कहाँ होती है? पाकिस्तान में 2-3 का फैसला जहाँ तक है, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर हुआ, वो भी एक मेंबर की वजह से हुआ, और उसके बाद उसने तायब व तौबा भी की। जस्टिस वसीम हसन ने कहा कि मुझ पर ज़ियाउल्लाह का प्रेशर था और मैंने फैसला करवाया गया। वो तमाम चीज़ें भी तारीख का हिस्सा हैं। भुट्टो जो है अपने कब्र से तो वापस नहीं आया ना, वो तो फांसी चढ़ गया ना। इसीलिए ये सवाल जो फायद होते हैं इस फैसलों से जो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख का करप्शन के हवाले से पनामा लीक का सबसे बड़ा फैसला था, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही चला है, बाकी जगह तो लोग मुस्ताफ़ी हो गए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जुडिशरी ने ये क्यों जो इस पाए के दिया। अब तो खैर फैसला आ चुका है जनाब। सर ये जो फैसला हुआ है सर, ये 2 सीनियर जजेस साहिबान ने जो फैसला दिया है वो बड़ा एथेंटिक और नाइस डिसीजन है सर। वो 3 का भी तो नाइस और एथेंटिक कहते हैं लोग। मैं आ रहा हूँ। 2 जजों ने जो अनकरीब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म सादिक और अमीन नहीं रहे, ठीक है सर। और तीनों जजों ने कहा कि उनके बारे में तहकीकात अभी तक पूरी नहीं हुई है, लिहाजा इनके ऊपर मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए, GIT बननी चाहिए। तो ये जो सिलसिला है ना सर, माशाल्लाह तेरे बेकार लोग हैं। पाकिस्तान में करप्शन के सिलसिले में क्या कोई तहकीकात की जरूरत होती है? ईमानदार आदमी की शोहरत 4 जहां में होती है, और करप्ट आदमी को हर आदमी जानता है कि कराया उसने।
بدقسمती سے پاکستان میں عدلیہ کی تاریخ کوئی ایسی مثالیں نہیں رہتی ہے. بدترین باب تھا وہ فیصلہ جو بھٹو کے خلاف ہوا، آج تک کبھی بھی کہیں پر بھی پیش نہیں ہوا ایسے نظائر. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ تمام وکلا پاکستان کے تمام اور جوڈیشل اس تاریخ میں اس فیصلے کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا گیا. کیا کہتے ہیں بی بی؟ جی ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں جناب جن ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے. دیکھیے میجورٹی کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے اور ہمارا لا اینڈ آرڈر سے تعلق ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلط دیا ہے؟ 2 ججز کو کیوں گن رہے ہیں آپ جبکہ 3 ججز نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے؟ ابھی آپ رک جائیں، جوڈیشل انکوائری میجورٹی سے اگر ایک مظلوم آدمی پھانسی چڑھ جائے یا اقلیت سے، مین تو یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلا، جو کہ بات ہو رہی تھی اس کی. دیکھیے آپ جانبدارانہ بات نہ کریں، کراچی ایسٹ والی بات نہ کریں. آپ جو ہے آپ میجورٹی پورے پاکستان کی پورے پاکستان کے لوگوں کی رائے دیکھیے. جی میجورٹی کا فرق ہوتا ہے صاحب. بولتی بنتی سب کی بولتی بنتی، کوئی ماں کے لال بول نہیں سکتا تھا. تو دیکھیے جی ابھی انہوں نے مزید انکوائری کے لیے کہا ہے. ابھی دیکھا جائے گا. دیکھیے شہادتیں کمزور ہوتی